ठोस चट्टानों को काटने वाली मेगा मशीनें, कई टन पत्थर के ब्लॉक को उठाना, दुनिया भर में हर दिन लाखों लोगों को इधर से उधर ले जाने वाले आधुनिक विमान और इंसानों को सितारों तक ले जाने वाले अंतरिक्ष यान। लेकिन क्या ये केवल आधुनिक तकनीक के उदाहरण हैं या इस बात के भी कोई सबूत हैं कि ये अविश्वसनीय उपलब्धियां हजारों साल पहले पृथ्वी पर मौजूद थीं? हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम इस कहानी का कोई भूला हुआ हिस्सा हैं? संभव है कि प्राचीन मनुष्य के पास हम लोगों से कहीं ज्यादा ज्ञान था, और अगर हाँ, तो वो कहां से आया? मुझे लगता है कि प्राचीन काल में इस धरती पर कई प्राणियों का आना हुआ जो यहाँ के नहीं थे, और उनसे हमें साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज मिली। इससे एक सवाल का जवाब और भी ज्यादा साफ हो जाता है कि क्या अतीत में एलियंस का आना हुआ था? इसके जवाब में हम कह सकते हैं हाँ। दुनिया भर में लाखों लोगों का मानना है कि गुजरे जमाने में अलौकिक प्राणियों ने हमसे मुलाकात की है। क्या ये वाकई सच है? क्या हमारे इतिहास को आकार देने में प्राचीन एलियंस की कुछ मदद रही है? और अगर हाँ, तो क्या उसके कोई सुराग मिल सकते हैं? छुपे हुए सुराग जो नजर नहीं आ रहे। क्या होगा अगर हमें वो सुराग मिल जाएं? Ancient aliens. The evidence. सकारा, इजिप्ट। कायरो से लगभग 32 किलोमीटर दक्षिण में स्थित इस जगह पर है किंग जोजर का विश्व प्रसिद्ध स्टेप पिरामिड। 4000 साल से भी ज्यादा पुराना, ये इजिप्ट के 97 पिरामिडों में से सबसे पुराना है। सकारा इजिप्ट का एक बहुत पुराना दफन मैदान होने के कारण भी प्रसिद्ध है, जिस कारण इसे नाम मिला है सिटी ऑफ द डेड। यहीं पर 1891 में फ्रांसीसी आर्कियोलॉजिस्ट ने एक प्राचीन मकबरे का पता लगाया, जिसमें 3री शताब्दी ईसा पूर्व के एक अधिकारी फादी इमेन के अवशेष दफन थे। वहां से मिली बहुत सी चीजों में एक छोटा लकड़ी का मॉडल भी था जो पक्षी जैसा दिखाई देता था। ये एक पैपायरस के कागज के पास पड़ा था जिस पर लिखा था, मैं उड़ना चाहता हूं। कलाकृति को बाद में कायरो संग्रहालय भेजा गया, जहां अधिकारियों ने इसे कई दूसरी पक्षी मूर्तियों के साथ रख दिया। इस मॉडल पर किसी का खास ध्यान नहीं गया, पर जब 1969 में इजिप्ट के वैज्ञानिक डॉक्टर खलील मसीहा पक्षी संग्रह की जांच कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि सकारा पक्षी में कुछ तो अलग बात है। क्योंकि एक तरफ तो ये बिल्कुल पक्षी जैसा दिखता है, क्योंकि इसकी आंखें हैं, पक्षी जैसी नाक भी है, पर दूसरी तरफ अगर ध्यान से इसे देखें आप, तो इसके पंख पक्षी की तरह नहीं है। पूंछ के बीच में आप देखेंगे कि ये पंख थोड़ा मोटा है। इस जगह से ऊंचाई सबसे ज्यादा है। ये पूरा पंखों के आखिर में पतला हो जाता है और इन पंखों को नीचे झुका हुआ बनाया गया है, और ये बहुत ही मॉडर्न एरोडायनामिक डिजाइन है। और दूसरी बात यह है कि पक्षियों के पास रडर नहीं होते, क्योंकि उनको अपने एरोडायनामिक आर्किटेक्चर के कारण रडर की जरूरत ही नहीं पड़ती, और इसलिए ऐसा माना गया है कि ये शायद पक्षियों को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि ये मॉडल तो किसी फ्लाइंग मशीन या विमान का है। क्या ये संभव है कि प्राचीन इजिप्शियंस के पास उड़ने की शक्ति थी? 2006 में एविएशन और एरोडायनामिक्स एक्सपर्ट साइमन सैंडरसन ने इस संभावना का परीक्षण करने के लिए असली से 5 गुना बड़ा सकारा पक्षी का एक स्केल मॉडल बनाया।
हम एक ही स्पीड से दौड़ रहे हैं, धीरे धीरे अटैक के एंगल को बढ़ाते हुए और इससे बनने वाले फोर्स को नापते हुए। इस तरह हम इसकी उड़ान की विशेषताओं को जान पाएंगे। 10 डिग्री पर हम 4 गुना ज्यादा वजन और लिफ्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसे अब एक्चुअली उड़ना चाहिए। ये अच्छा है। टेस्ट से पता चला कि सकारा पक्षी एक बहुत ही विकसित ग्लाइडर है और ये वो डिजाइन है जिसे हम आज काम में लेते हैं। सैंडरसन परीक्षणों के दौरान पता चला कि सकारा पक्षी को उड़ान भरने से सिर्फ एक चीज रोक रही थी, वो थी रेयर स्टेबलाइजिंग रडर या एलिवेटर की कमी, जो संतुलन बनाए रखने के लिए जरूरी था। क्या ऐसा हो सकता है कि सकारा पक्षी में पहले ये महत्वपूर्ण घटक रहा हो? देखिए, इसमें अगर किसी चीज की कमी है तो वो है सिर्फ एलिवेटर। और अगर आप इस फीचर को यहाँ से देखें तो हम ये देखकर कह सकते हैं कि कुछ तो था एलिवेटर जैसा यहाँ पर जुड़ा, लेकिन शायद वो वक्त के साथ निकल गया है। कंप्यूटर मॉडल इस बात की पुष्टि करता है कि सकारा पक्षी उड़ने लायक है, लेकिन इसमें एक और समस्या है, ग्लाइडर को लॉन्च करना। आधुनिक तरीकों में एक टो विमान की जरूरत होती है जो ग्लाइडर को हवा में खींचता है, फिर एक तय ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इसे छोड़ देता है। तो प्राचीन इजिप्ट के लोग सकारा पक्षी को कैसे लॉन्च कर पाते होंगे? इजिप्टोलॉजी के साइंटिफिक से पता चलता है कि इस तरह के पक्षी को बड़ी गुलेल से खींचकर उड़ाया जा सकता है और इजिप्ट के वैज्ञानिक भी बिल्कुल ऐसा ही मानते हैं। गुलेल काम में लेने का तरीका हम आज भी काम में लेते हैं। आज के कई ग्लाइडर चलाने वाले अपने सेल क्राफ्ट को हवा में लॉन्च करने के लिए बंजी कॉर्ड सिस्टम काम में लेते हैं। लेकिन अगर सकारा पक्षी उड़ने में सक्षम है तो प्राचीन इजिप्ट वासियों ने ऐसी तकनीक कहां से हासिल की होगी? मुझे लगता है कि प्राचीन काल में इस धरती पर कई प्राणियों का आना हुआ जो यहाँ के नहीं थे और उन्होंने हमें कल्चर और साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज दी ताकि हम पृथ्वी पर अपना जीवन बेहतर बना सकें और प्रिमिटिव से हायर डेवलप्ड कल्चर की तरफ जा सकें। अगर प्राचीन संस्कृतियां सच में उड़ने वाली मशीन बनाने में सक्षम थी तो जितना हम उनके बारे में सोचते हैं वो उससे कहीं ज्यादा एडवांस थी। और ये बात प्राचीन समाज के लिए हमारा दृष्टिकोण बदल देती है। ये एक सच्चाई है कि जितना हमने इतिहास की किताबों में उन्हें क्रेडिट दिया है, हमारे पूर्वज उससे कहीं ज्यादा बुद्धिमान और टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर और सक्षम भी थे। हमें खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम इस कहानी का कोई भूला हुआ हिस्सा है, और मुझे लगता है कि सच में ऐसा है। मेरे ख्याल से मानव इतिहास का कोई भूला हुआ एपिसोड है और हम ऐसी प्रजाति हैं जिसे भूलने की बीमारी है। हम असल में याद ही नहीं रखते कि हम कौन हैं या क्या हैं। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ऐसे कई सबूत हैं जिनसे प्राचीन एलियंस के आने का पता चलता हो, पर कोई कारण ही नहीं है कि यकीन ना हो। और मुझे लगता है कि ऐसी संभावना से मुंह फेरना गलती है, क्योंकि ऐसी बहुत सारी विसंगतियां हैं जिन्हें समझाया नहीं जा सकता। इजिप्ट से 11,256 किलोमीटर दूर कोलंबिया के घने जंगलों और ऊबड़ खाबड़ पहाड़ों में बहुत सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं। खजाने की खोज में गए कई लोगों का मानना है कि पौराणिक स्वर्ण नगर एल डोराडो यहीं घने झुरमुट के नीचे कहीं छिपा हुआ है। हालांकि वो पौराणिक महानगर कभी मिला नहीं, पर 20वीं शताब्दी की शुरुआत में मैग्डलेना नदी के किनारे खोज करने वाले कब्र लुटेरों को 1500 साल पहले की एक कब्रगाह मिली, जो कि पूर्व कोलंबियाई सभ्यता की थी, जिसे टोलिमा कहा जाता है। अंतिम संस्कार की चीजों में सैकड़ों 2 से 3 इंच की सोने की छोटी मूर्तियां भी थीं। उनमें से कई मछली और कीड़े जैसे लग रहे थे। हालांकि उन्हें मिली सैकड़ों मूर्तियों में से लगभग 1 डजन ऐसी हैं जो दिखने में पूरी तरह आज के लड़ाकू विमानों जैसी हैं। उनका शेप ट्रायंगुलर है, उनमें सीधी खड़ी टेल फिन है, स्टेबलाइजर्स हैं और एक हवाई जहाज का ढांचा है। उनमें किसी भी तरह से
प्रकृति की किसी भी चीज से कोई समानता नहीं है। क्या ये सोने की चीजें असल में इस बात का सबूत हो सकती है कि पृथ्वी पर प्राचीन एलियंस आए थे? इन ऑब्जेक्ट्स में से एक पर मॉडर्न एयरक्राफ्ट की तरह विंग्स दिखाई देते हैं, विंग्स का टिपिकल सेट। और अगर आप इसकी तुलना किसी स्पेस शटल से करेंगे तो आप देखेंगे कि विंग्स का बेसिक शेप हाई स्पीड एरोडायनामिक बॉडीज यानी कि स्पेस शटल के विंग शेप से काफी मिलता है। दुनिया में एक भी ऐसा कीड़ा नहीं है जिसके पंख नीचे हो। अब जब आप इस संभावना को हटा दें कि ये कोई कीड़ा है तो एक ही चीज बचती है, और वो ये कि ये असल में दिखता है एक विमान जैसा। 1997 में जर्मन एविएशन एक्सपर्ट्स ने, जिनमें एल्गन इनबूम और पीटर बेल्टिंग शामिल थे, अटकलों को सही साबित करने के लिए गोल्ड फ्लायर का एक स्केल मॉडल रेप्लिका बनाया जिसमें लैंडिंग गियर और चलने वाला इंजन लगा था। ये काफी आसान था क्योंकि हमें इस शेप में ज्यादा पार्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये शेप एकदम परफेक्ट है। सब कुछ 2000 साल पहले यहाँ के मूल निवासियों ने कर दिया था। उन्होंने ना 1 इंच जोड़ा ना 1 इंच घटाया, उन्होंने बस छोटी सी चीज को बड़े आकार का बना दिया। मतलब ये तो सेंसेशनल था कि प्री कोलंबियन कल्चर एरोडायनामिक्स को समझते थे। पूरा बनने के बाद रिमोट कंट्रोल से संचालित फ्लायर को काम चलाऊ रनवे पर उतारा गया और वो उड़ा। जब आप इस चीज को हवा में उड़ते हुए देखते हैं तो महसूस होता है कि हाँ, ये चीज जबरदस्त है। ये एक बहुत सफल टेस्ट था जिसने हमें दिखाया कि प्राचीन लोग एरोडायनेमिक डिजाइन बनाने में कितने परफेक्ट थे। इससे साफ पता चलता है कि कुछ तो हुआ होगा। हमें ये नहीं पता कि कैसे हुआ था, पर ये पता है कि ये हुआ था। इसे कहते हैं अप्लाइड साइंस। ये कोई ऐरी गैरी कोरी कल्पना नहीं है। लोगों ने आगे बढ़कर ये पक्के तौर पर साबित किया जो मैं देख रहा हूँ, और कोई भी देख सकता है कि ये हकीकत है, ये असली है, और म्यूजियम में रखी ये छोटी सी चीज उड़ सकती है। तो हमारे पास धरती के 2 कोनों से मिले 2 एग्जाम्पल्स हैं, और दोनों एग्जाम्पल्स एरोडायनामिकली परफेक्ट है और वो उड़ सकते हैं। तो ये कहना कि ये सब इत्तेफाक है, मतलब इन्हें देखकर इत्तेफाक से कोई इत्तेफाक नहीं रह जाता। जरा सोचिए, क्या पूर्वजों ने प्राचीन देवताओं, प्राचीन अंतरिक्ष यात्रियों जैसे लोगों को असल में मॉडर्न एयरक्राफ्ट जैसे विमानों में उड़ते देखा होगा? इन सवालों के जवाब प्राचीन दस्तावेजों में मिल सकते हैं जो उड़ान के तरीकों, विमानों की व्याख्या और यहाँ तक कि हवाई युद्ध का उल्लेखनीय विवरण देते हैं। पिछले 50 सालों में नासा ने अंतरिक्ष यात्रियों को बड़े रॉकेट के जरिए अंतरिक्ष में भेजा है। कुछ लोगों ने इस तरीके का वर्णन इस तरीके से किया है कि किसी इंसान को एक बड़े पटाखे में बिठाया जाए और तार को आग लगा दी जाए। इंसान की अंतरिक्ष में और आगे जाने की क्षमता बढ़ाने के लिए ज्यादा एडवांस संचालन प्रणालियों की जरूरत होगी। नासा ऐसी कई रिसर्च कर रहा है। एडवांस्ड प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी की बहुत सी वैरायटी है जिन्हें नासा और दूसरे रिसर्चर्स सक्रिय तौर पर डेवलप और स्टडी कर रहे हैं। इसका एक बहुत ही अनूठा वर्जन है गुलेल की मदद से लॉन्च करना। आप मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन की टेक्नोलॉजी को काम में लेते हुए एक मैगलेव स्लेड बनाते हैं जो आपके रॉकेट को कैरी करता है, उसे साउंड की स्पीड तक ले जाता है और फिर उससे रॉकेट लॉन्च किया जाता है। आप कह सकते हैं कि इसकी स्पीड तकरीबन माक 1 तक पहुंच जाती है। हालांकि ये फ्यूचरिस्टिक प्रोपल्शन सिस्टम किसी साइंस फिक्शन की कल्पना लगते हैं, लेकिन एंशिएंट एलियन थियरिस्ट का मानना है कि प्राचीन सभ्यताओं में ये सारी उन्नत तकनीकें थी। वे कई सांस्कृतिक मिथकों की ओर इशारा करते हैं जिनमें आग उगलने वाले ड्रैगन या धातु से बनी मशीनों में
पृथ्वी पर आने वाले आकाशीय लोगों के आने का वर्णन है। मेरे हिसाब से लेजेंड्स और मिथ्स किसी वास्तविक चीज पर आधारित है, और जबकि कई मामलों में इन्हें मिथ ही कहा गया है, मैं मानता हूं कि इसमें सच्चाई का कुछ अंश तो है। हो सकता है लोग हवाई जहाजों में उड़ रहे थे प्राचीन काल में, जैसे हम आज करते हैं। लेकिन क्या ये हवाई यान उसी तरह के प्रोपल्शन सिस्टम को काम में लेकर धरती पर पहुंच सकते थे? भारत 1.1 अरब से ज्यादा लोग इसके आधुनिक शहरों और ग्रामीण बस्तियों में रहते हैं, सैकड़ों भाषाएं बोलते हैं और कई अलग अलग धर्मों को मानते हैं। भारत को सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक माना जाता है, जिसकी बस्तियां 11,000 साल से ज्यादा पुरानी हैं। यहाँ प्राचीन तकनीकों के कई सबसे पुराने रिकॉर्ड्स मिलते हैं। प्राचीन संस्कृत ग्रंथ जो लगभग 6000 ईसा पूर्व के हैं, इनमें अलग अलग उड़ने वाली मशीनों का वर्णन किया गया है, जिन्हें विमान कहा जाता है। विमान हवाई जहाज ही थे और वो जेट इंजनों से चलते थे। ये बिल्कुल सच लगता है, क्योंकि उड़ान व्यवहार के सारे विवरण, जैसे हाथियों का दहशत में भाग जाना, घास का उखड़ जाना, क्योंकि उन विमानों के पीछे से बहुत दबाव निकलता था, तो हम कह सकते हैं कि ये एक स्पेसशिप का वर्णन है। हालांकि मुख्य धारा के इतिहासकार मानते हैं कि विमान ग्रंथ मिथक हैं। कई दस्तावेजों में ऐसे अंश मिलते हैं जिनमें आधुनिक मशीनरी और तकनीकी का वर्णन किया गया है। विमानिका शास्त्र में उन धातुओं का वर्णन है जिन्हें ऐसे क्राफ्ट में काम में लिया जाता है। इसमें बिजली और बिजली स्रोतों के बारे में बात की गई है। ये पायलट और उनके कपड़ों के बारे में बात करता है, ये उनके खाने के बारे में बात करता है, ये उन हथियारों के बारे में भी बात करता है जो इन हवाई जहाजों पर रखे जाते हैं। प्राचीन विमानों के फ्लाइट मैनुअल काफी हद तक आधुनिक यात्री उड़ान व्यवसाय में मिलने वाले फ्लाइट मैनुअल से मिलते जुलते हैं। या जब आप मिलिट्री जेट इंजन में जाते हैं तो निश्चित रूप से उनके पास फ्लाइट मैनुअल होता है, क्योंकि एक पायलट को अपने विमान के बारे में पूरी जानकारी होना जरूरी है जिसे वो उड़ाने वाला है। हमें ये भी पता चलता है कि इन विमानों को अपनी सोच से नियंत्रित किया जा सकता है, और ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसे आधुनिक सेनाएं विकसित करना शुरू कर रही हैं। भले ही हम ऐसा सोचें कि हम बहुत आगे निकल चुके हैं, पर धरती से बाहर किसी भी सभ्यता की अगर हम बात करें, मैं बात कर रहा हूं उनकी अभिव्यक्ति की, तो वो हमें जादू जैसी ही लगती है, जहां टेक्नोलॉजिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिस्टम को साफ विचार और संगठित विचार से चलाया जाता है। ये सुनहरे लोग कहते हैं ये समझ से परे की बातें हैं, पर मैं उनसे कहता हूं कि सही मायने में ब्रह्मांड की सभ्यता के बारे में अगर बात करनी है तो आपको अपनी समझ का दायरा बढ़ाना ही होगा। विमानिका शास्त्र या साइंस ऑफ एरोनॉटिक्स बताता है कि विमानों ने जायरोस्कोप्स, बिजली और पारे के संयोजन पर आधारित एक प्रोपल्शन सिस्टम काम में लिया। क्या ऐसा हो सकता है? मर्क्यूरी अजीब एलिमेंट है, पर धातु है, ये लिक्विड भी है, और ये बिजली का कंडक्टर भी है। मर्क्यूरी के साथ बहुत अनोखी चीजें कर सकते हैं। आप उसे एक बंद जायरोस्कोपिक उपकरण में रख सकते हैं जिसमें मर्क्यूरी चारों ओर घूम रहा हो, और फिर उसे इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं। नासा और बाकी कई वैज्ञानिकों ने इस पर शोध किया है और उन्हें पता चला कि इससे लेविटेशन इफेक्ट मिलता है, एंटी ग्रेविटी इफेक्ट मिलता है और एक घूमती हुई तेज रोशनी भी मिलती है। विमानिका शास्त्र से पता चलता है कि विमान बहुत से जायरोस्कोप से संचालित थे जो एक सील बंद तरल पारे के भंवर के अंदर रखे जाते थे। ये एक छोटे बच्चे के जायरोस्कोप का उदाहरण है। इसे केंद्रीय अक्ष के चारों ओर भारी पहिए के साथ घुमाते हैं। तो जायरोस्कोप बहुत ही अजीब चीजें करता है, जैसे कि ग्रेविटी को कभी नहीं मानता। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये रोटेशनल या फिर कह लीजिए एंगुलर मूवमेंट का इस्तेमाल करता है घूमते हुए।
और ये अपने स्पिन एक्सिस यानी कि सेंटर रॉड पर खास ओरिएंटेशन रखना चाहता है। अगर आप इस रॉड को धक्का देते हैं तो वो अपने आप को अपने ओरिजिनल ओरिएंटेशन तक ठीक करने की कोशिश करता है। वो यही एंगुलर मोमेंटम बनाए रखना चाहता है। जायरोस्कोप्स को हर जगह काम में लिया जाता है, हवाई जहाज में, अंतरिक्ष यान में, पनडुब्बियों में। इससे उन्हें अपनी स्थिति निर्धारित करने में बहुत मदद मिलती है, जहां से उन्होंने शुरू किया था। इससे वो अपनी वेलोसिटी या यहाँ तक कि अंतरिक्ष में यान के ओरिएंटेशन का पता लगा सकते हैं। ग्रंथों में एक टेक्स्ट है जो पारे के घूमने या किसी तरह की शक्तिशाली हवा या फिर पवन चक्की के प्रभाव के बारे में बात करता है। ये कुछ ऐसा हो सकता है जिसे हम फ्लाई व्हील एनर्जी स्टोरेज कहते हैं, जहां एक स्पिनिंग डिस्क होती है और फिर आप धीरे धीरे इससे एनर्जी निकालते हैं। वो पारा ही होना चाहिए और फिर इससे किसी तरह के प्रोपेलर को चलाया जा सकता है या फिर जिसे हम डक्टेड फैन जैसा सिस्टम कह सकते हैं, जैसा आपके पास होवरक्राफ्ट में होता है। पारा उसके लिए काफी अच्छा रहेगा क्योंकि ये हाई डेंसिटी का होता है। तो आपके पास अपने पावर प्लांट के लिए एक छोटा पैकेज रहेगा। हालांकि फ्लाईव्हील एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बहुत जल्दी बिजली खो देते हैं। अंतरिक्ष में चलने के लिए इसका आकार बहुत बड़ा होना चाहिए। लोड लेवलिंग के लिए पावर कंपनीज का इसे काम में लेना ठीक है। जब जरूरत नहीं होती तो एनर्जी डाल देते हो, जब होती है तो निकाल लेते हो। लेकिन वो जमीन पर सेट होते हैं। उड़ने के लिए चीज का हल्का होना जरूरी है, इसलिए ये बात क्लियर नहीं है कि ये एक प्रैक्टिकल डिवाइस हो सकता है या नहीं। अब शायद लोग किसी ऐसी चीज का वर्णन करने की कोशिश कर रहे थे जो उन्हें उस तरह की दिखती थी। हो सकता है कि वो असल में पारा ना हो बल्कि कोई और लिक्विड मेटल हो। मर्क्यूरी वोटेक्स इंजन का ट्रांसलेशन उतना सफल नहीं हुआ है और इसका कारण यह है कि वोटेक्स जेट इंजन के लिए सूटेबल मटेरियल बिल्कुल नहीं है। ये सिविलाइजेशन लाइट की स्पीड से तेज ट्रैवल कैसे करती थी? और ये एक मूलभूत सवाल है। यहाँ उन चीजों की साइंटिफिक एप्लीकेशन है जिनके बारे में हम हजारों सालों से पढ़ते आ रहे हैं और वेदों में है, प्राचीन वैदिक शिक्षाओं में है, यहाँ तक कि दूसरी प्राचीन शिक्षाओं में भी यही लिखा है। लेकिन अगर विमान मौजूद थे तो क्या यह साबित हो सकता है कि कोलंबस से भी हजारों साल पहले विश्वव्यापी परिवहन नेटवर्क था? इसका जवाब मेक्सिको सिटी के बाहर एक पहाड़ की चोटी पर मिल सकता है। 21वीं सदी में आधुनिक परिवहन और संचार विधियों के कारण दुनिया एक साथ जुड़ गई है। उत्पाद या विचार चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में बने हों तो भी सबसे दुरुस्त देशों में भी फैल सकते हैं। ब्रुकलिन का एक हिप हॉप मैनहट्टन पहुंचने से पहले टोक्यो में हिट हो सकता है। इस कल्चरल इंटरकनेक्शन ने दुनिया को बदल दिया है। लेकिन क्या ये नया है? मेन स्ट्रीम आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि प्राचीन सभ्यताएं जैसे कि सुदूर प्रशांत द्वीप समूह, एशिया और दक्षिण अमेरिका में पाई जाने वाली सभ्यताएं एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से विकसित हुई। लेकिन एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थियरिस्ट का मानना है कि इन संस्कृतियों में मिलने वाली शैलियों और विश्वास में इतनी समानताएं हैं कि लगता है एक विश्वव्यापी व्यापार के रास्ते ने उन्हें एक दूसरे से जोड़ा होगा। जैसे आज दुनिया भर में हवाई अड्डे हैं, प्राचीन काल में विमानों के लिए, क्राफ्ट्स के लिए हैंगर होते होंगे, उनके उतरने के लिए हवाई अड्डे भी होते होंगे और वो हवाई अड्डे दुनिया भर में महत्वपूर्ण स्थानों पर बने होंगे। और आज ठीक ऐसा ही हम छोटी छोटी अलग थलग जगहों में देखते हैं। क्या पेरू के नाज़का मैदान या मेक्सिको की ओआका घाटी के ऊपर पठार को कवर करने वाली रहस्यमयी लाइनों का जटिल सेट विश्वव्यापी हवाई परिवहन प्रणाली के लिए रनवे का सबूत माना जा सकता है? मेक्सिको में असामान्य आर्कियोलॉजिकल साइट में से एक मोंटी अल्बान नाम की जगह थी। वो एक पहाड़ है
जहां पहाड़ की चोटी को पूरी तरह से काटकर समतल बनाया गया है, जिससे एक फ्लैट टेबल टॉप पहाड़ बन गया है। और वहां एक मेगालिथिक सिटी भी है जो बहुत पुराना है। और मेरे हिसाब से वो शायद किसी तरह का विमान हवाई अड्डा था। ये विमान ही दुनिया की एकल संस्कृतियों के बीच की लापता कड़ी हो सकते हैं, क्योंकि वो दुनिया के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में बहुत ही कम समय में पहुंच जाते थे। हवाई यात्रा के लेजेंड्स प्राचीन अफ्रीका और मध्य पूर्व में भी मिलती हैं। दूसरी शताब्दी ईस्वी से कुछ समय पहले लिखी गई इथियोपियंस लोगों की एक पवित्र किताब केब्रा नगास्त की माने तो एक बार शीबा की रानी को इजराइल के राजा सोलोमन ने एक उड़ने वाला कालीन तोहफे के रूप में दिया था। केब्रा नागास्ट बहुत ही खास ग्रंथ है पर मशहूर नहीं है। केब्रा नागास्ट का मतलब है राजाओं की किताब, और ये इथियोपियन लोगों की सबसे पवित्र किताब है। इसमें राजा सोलोमन के लिए लिखा है कि उसकी पहुंच किसी तरह की उड़ने वाली मशीन तक थी, और दुनिया के उस हिस्से में उड़ने वाली कालीन, ये शब्द बहुत ज्यादा बोले जाते थे। मेरा सवाल यह है कि क्या उनका मतलब असल में उड़ने वाले कालीन से था, या ये सिर्फ एक नाम था जो उन्होंने किसी उड़ने वाली मशीन को दे रखा था। देवताओं के रथ थे जिनके बारे में एरिक वॉन डैनिकन ने बात की थी। अरेबियन नाइट्स कहानियों की उड़ने वाली जादुई कालीन की भी कहानियां हमने सुनी हैं। मध्य पूर्व में ऐसी आस्थाएं हैं कि राजा सोलोमन के पास एयरशिप्स थे और उड़कर वो अलग अलग जगह जाते। कुछ पहाड़ों को सोलोमन के पर्वत कहा जाता है, और उन विमानों के लिए ये जगहें कुछ हवाई अड्डे या लैंडिंग एरिया हो सकते हैं। निकोलस रॉयक, फेमस रशियन अमेरिकन एक्सप्लोरर, जिन्होंने 1990 के दशक में पूरे मध्य एशिया और तिब्बत की यात्रा की थी, उन्होंने दावा किया है कि तिब्बत की परंपरा भी कहती है कि राजा सोलोमन तिब्बत इस विमान में उड़कर आते थे। केब्रा नगास्त से ये भी पता चलता है कि कैसे राजा सोलोमन ने दुनिया के नक्शे बनाने के लिए अपने उड़ने वाले हवाई यान का इस्तेमाल किया। लेकिन क्या इनका दूसरे प्राचीन नक्शों से कोई संबंध हो सकता है? कुछ लोग मानते हैं कि ये अलौकिक लोगों ने बनाए होंगे। इनमें से कुछ नक्शों में दुनिया वैसी नहीं है जैसी आज है, बल्कि वैसी है जैसी आखिरी आइस एज में थी, और ये समझाना बहुत मुश्किल है। पीरी रीस नक्शे के बारे में सभी ने सुना है, लेकिन शायद उन्होंने ऑरेंटियस फिनियस नक्शे या मेर्केटोर नक्शों के बारे में नहीं सुना, जो एंटार्क्टिका की खोज से सैकड़ों साल पहले एंटार्क्टिका को बहुत विस्तार से दिखाते हैं। एक और आश्चर्यजनक जगह है जहां प्राचीन विमानों की बात की गई है, बाइबल। इज़ीकियल की किताब में प्रोफेट एक उड़ने वाले रथ की बात करता है जिसमें पहियों के अंदर पहिए हैं और देवदूत इसे चलाते हैं। हालांकि बाइबल के इतिहासकारों का सुझाव है कि इज़ीकियल प्रतीकात्मक रूप से इजराइल का सामना करने वाले भयानक दुश्मनों के बारे में बोल रहा था। लेकिन क्या ये एलियन यात्रा का एक उदाहरण हो सकता है, या सबूत कि प्री हिस्टोरिक विमान मौजूद था? इज़ीकियल के सिंहासन रथ की कहानी में ये उड़ता हुआ यान जिसके पास प्रपल्शन का कोई साधन नहीं है, अगर हम एंजल शब्द को आकाशीय ऊर्जा जैसी किसी चीज से जोड़ते हैं तो ये बिल्कुल एक अंतरिक्ष यान की तरह लगता है, क्योंकि कुछ देवदूत आगे पीछे जा रहे हैं। ये रॉकेट की आग की तरह लगता है जो उसको आगे बढ़ाता है। उनमें से कुछ पहिए की तरह हैं, वो उड़न तश्तरी की तरह लगते हैं। हमारे पूर्वज मूर्ख नहीं थे। इज़ीकियल ने कुछ ऐसा देखा जो उसके लिए इतना डरावना था कि वो अपने घुटनों के बल गिर पड़ा। तब ऊपर वाले की महिमा से ये जीव प्रकट हुए जिन्होंने मेटल के जैसे सुनहरे कपड़े पहने हुए थे, और उन्होंने इज़ीकियल से कहा, अच्छा सुनो, हम तुम्हें यहां तक लाए हैं। हम चाहते हैं कि तुम इस इमारत को नापो
और इज़िकियल ने पूछा, अच्छा मैं ऐसा क्यों करूं? और उसने कहा, हम इसीलिए तो तुम्हें यहां लाए हैं। और फिर इज़िकियल की किताब के दूसरे भाग के 40 पन्नों में अगर आप देखें तो बार बार इस विशाल भवन को नापने के बाद जिसमें बैठकर वो जीव ऊपर से नीचे उतरे थे। जारी रखने के लिए पार्ट 2 जरूर देखें और हाँ, ऐसे ही हमारे वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं स्पेस गुरु देखने के लिए। धन्यवाद।